पिछले वीडियो में हमने कुछ विशिष्ट व्यवहारों के संबंध में जनरल प्रविष्टियों देखी थी, जिसमें हमने पहले नंबर पे डूबत ऋण यानी कि बैड डेब्ट्स के बारे में जानकारी ली थी। आज हम उसी के आगे और एंट्रियां क्या क्या हैं, विशिष्ट व्यवहार कौन कौन से हैं जिनके बारे में जानकारी लेंगे। तो बात करते हैं, आज हम सीखेंगे माल से संबंधित कुछ विशिष्ट व्यवहार। माल यानी कि हमारा जो गुड्स होता है व्यवसाय में, जिन्हें हम क्रय और विक्रय करते हैं, उसके बारे में अलग अलग कुछ व्यवहार होते हैं जिसका उपयोग हम क्रय और विक्रय के अलावा भी करते हैं। जैसे स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु माल का आहरण कर लिया जाए, कभी कभी नमूने के रूप में माल का मुफ्त वितरण कर दिया जाए, माल को दान में दे दिया जाए, और उसके अलावा हमारा गोडाउन में दुकान में रखा माल चोरी, आग या किसी अन्य कारण से माल को हानि हो जाए। तो माल के इन चारों प्रकारों को हम विस्तार से विथ एंट्री समझेंगे। तो पहले बात करते हैं स्वामी द्वारा निजी प्रयोग हेतु माल का आहरण करना। आहरण को ड्राइंग्स भी कहते हैं कि कई बार व्यापार का स्वामी अपने निजी प्रयोग हेतु व्यापार से माल को निकालता है। पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अनुसार व्यापार के स्वामी का अस्तित्व व्यापार से पृथक होने के कारण उसका खाता आहरण खाते के नाम से डेबिट किया जाएगा। यहाँ पर माल का विक्रय नहीं किया जा रहा है, इस बात का आप ध्यान रखें, किंतु क्रय किए गए माल में कमी अवश्य आ जाती है। अतः क्रय खाते को लागत मूल्य से क्रेडिट किया जाएगा, विक्रय मूल्य से क्रेडिट नहीं किया जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इसके लिए हम एक प्रविष्टि करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, और नरेशन होगा फॉर गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। इस प्रकार हम इस एंट्री को करेंगे। यदि प्रश्न में माल की जगह नगद पैसा लिया जाए तो हम यहाँ परचेज की जगह कैश का उपयोग करेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट DR2 कैश हो जाएगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। माल से संबंधित सेकंड एंट्री है हमारे लिए, नमूने के रूप में माल का मुफ्त वितरण किया जाए। कई बार व्यापारी विक्रय की मात्रा में वृद्धि करने के लिए, अपनी सेल्स वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, वृद्धि करने के उद्देश्य से विज्ञापन के रूप में कुछ माल निःशुल्क नमूने के रूप में भी ग्राहकों को वितरित करता है, तो इसे व्यवसाय का खर्चा माना जाएगा। जैसे आप देखते हैं कि चाय बेचने वाले लोग अपनी दुकान पर चाय के कुछ फ्री सैंपल रखते हैं और वो कहते हैं कि ये 100 ग्राम के जो पैकेट हैं, आप इन्हें टेस्ट करने के लिए घर से ले जाइए और घर पर चाय बनाकर पीजिए। अगर चाय अच्छी लगे आपको तो आप हमारे से उस माल को ख़रीद सकते हैं। तो ऐसे अगर पैकेट्स बना बना करके काफ़ी सारे दिए जाएं तो काफ़ी एक अधिक मात्रा में हमारे दुकान से माल फ्री में चला जाता है, तो इसलिए इसे खर्चा माना जाएगा और इसे लागत मूल्य पर ही क्रय में से कम किया जाता है। मुफ्त नमूना खाता व्यय होने के कारण डेबिट किया जाएगा और हमारे क्रय खाते में कमी होने से क्रय खाते को वस्तुगत खाते के नियमानुसार क्रेडिट किया जाएगा। तो इस हेतु हम प्रविष्टि करेंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट, जो मूल्य दे रखा है वो लिखेंगे हम, और टू परचेज अकाउंट, और जो उसका मूल्य होगा वह लिख देंगे। और नरेशन लिखेंगे हम, फॉर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर एज फ्री सैंपल। इस प्रकार ये प्रविष्टि की जाएगी। माल से संबंधित थर्ड एंट्री है, दान में माल को देना। यह माल की बिक्री नहीं है, किंतु व्यवसाय के लिए यह एक प्रकार का खर्चा है। यानी कभी कभी
हम दुकान से हमारे माल को दान में भी देने का कार्य करते हैं। अतः माल क्रय में से लागत मूल्य घटाया जाता है। इस हेतु हम प्रविष्टि करेंगे चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट, जितना हमने दान दिया है वो माल, और टू परचेज अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाए। और नरेशन लिखेंगे फॉर गुड्स गिवन अवे एज डोनेशन या चैरिटी। इस प्रकार ये प्रविष्टि की जाएगी। माल से संबंधित लास्ट और फोर्थ प्रविष्टि है चोरी, आग अथवा अन्य कारणों से माल की हानि हो जाना। कभी कभी हमारा व्यवसाय में रखा माल चोरी, आग, भूकंप, बाढ़ आदि के कारण नष्ट हो जाता है, तो इसे व्यापार के लिए एक हानि माना जाएगा। इसके लिए अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रविष्टि होती है। जैसे जब हमें माल की हानि हो जाए तब हम प्रविष्टि करेंगे लॉस बाय फायर, अगर हमें आग से नुकसान हुआ है, लॉस बाय थीफ यानी माल चोरी हुआ है, और लॉस बाय अर्थक्वेक, और उसके अलावा फ्लूड के द्वारा भी हमें हानि हो सकती है। इन सबको हम डेबिट करेंगे और वह मूल्य लिखेंगे जितना हमें नुकसान हुआ है, और नीचे लिखेंगे टू परचेज जिस माल का हमें नुकसान हुआ है। इस प्रकार ये प्रविष्टि की जाएगी। हमने माल का बीमा यानी इंश्योरेंस कर रखा है, तो प्रविष्टि क्या होगी, हम लिखेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, थीफ्ट, अर्थक्वेक और फ्लूड, जो भी कारण हो वह कारण हम लिखेंगे और इस प्रकार ये प्रविष्टि करेंगे। ऐसा हम तब लिखेंगे जब माल का बीमा हो और पूरा का पूरा माल स्वीकार कर लिया जाए। यदि बीमा कंपनी जो अपना दावा है वह आंशिक स्वीकार करती हो, यानी पूर्ण दावा स्वीकार नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे जितना कंपनी ने दावा स्वीकार किया है, जिसका पैसा हमें मिल गया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, जितना हमें नुकसान हुआ है वो हम लिखेंगे P&L अकाउंट डेबिट, और टू इंश्योरेंस कंपनी। इस प्रकार हम ये राशि ज्ञात करेंगे। कहने का अर्थ है इंश्योरेंस कंपनी से हमें कुल रकम में से इतनी रकम तो हमें नकद प्राप्त हो गई है आंशिक दावा स्वीकार करने के कारण, और बाकी के पैसे का हमें नुकसान हो गया है वो हम यहाँ लिख देंगे। इस प्रकार ये प्रविष्टि की जाएगी। माल से संबंधित प्रविष्टियाँ हो गई है। अब हम बात करेंगे डिस्काउंट, जिसे हिंदी में बट्टा कहा जाता है। यह बट्टा दो प्रकार का होता है। एक है व्यापारिक बट्टा, जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, तथा दूसरा होता है नगद बट्टा, जिसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो चलिए बट्टे में हम पहला प्रकार व्यापारिक बट्टा ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। जब विक्रेता समान व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को माल के सूची मूल्य पर ही एक निश्चित प्रतिशत से छूट देता है, तो उसे हम व्यापारिक बट्टा कहते हैं। व्यापारिक बट्टे की प्रविष्टि क्रेता और विक्रेता दोनों की पुस्तकों में नहीं की जाती है, अपितु यह बीजक या कैश मेमो से विक्रय मूल्य में से घटाकर लिखा जाता है, यानी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। इसे केवल विक्रय मूल्य में से घटाकर माइनस करके ही बाकी की रकम को लिखकर एंट्री की जाती है, ट्रांजैक्शन किया जाता है। व्यापारिक बट्टे का उद्देश्य विक्रय में वृद्धि करना होता है, इसीलिए ये दिया जाता है। यदि व्यापारिक बट्टे के अंतर्गत बेचे गए माल की वापसी होती है, तो विक्रय वापसी पर शुद्ध राशि
माल के सूची मूल्य में से ट्रेड डिस्काउंट घटाकर लिख दी जाती है। अब बात करते हैं बट्टे का दूसरा प्रकार, नगद बट्टा, कैश डिस्काउंट। जब व्यापारी द्वारा ग्राहक को शीघ्र भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से कुल रकम में से जो छूट या डिस्काउंट दिया जाता है उसे ही नगद बट्टा कहते हैं। नगद बट्टा पाने के लिए आवश्यक है कि भुगतान निर्धारित अवधि में कर दिया जाए। अगर अवधि के बाद में अगर आप भुगतान करते हैं तो आपको डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। यानी शीघ्र भुगतान करने के लिए ही विक्रेता ग्राहकों को कैश डिस्काउंट ऑफर करता है। नगद बट्टे की प्रविष्टि भुगतान के साथ ही कर दी जाती है और नगद बट्टा नाम मात्र का खाता होता है, इसलिए बट्टा दिए जाने पर इसे व्यय से डेबिट किया जाएगा और बट्टा प्राप्त करने की स्थिति में इसे आय मानकर इसे क्रेडिट किया जाएगा। जैसे कि हमने पिछले उदाहरण में सुबोध को 30,000 का माल बेचा था ट्रेड डिस्काउंट पर, जिसमें हमने 27,000 रुपये की राशि लिखी थी। अब यदि सुबोध उस पैसे को लौटाता है, भुगतान करता है, तो और हम कहते हैं कि यदि सुबोध ने 26,000 रुपये प्राप्त होते हैं और उसे 1,000 नगद बट्टा दिया जाता है, तो उस स्थिति में हम प्रविष्टि करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। यहाँ पे 26,000 रुपये हमें नगद प्राप्त हुए हैं, 1,000 का डिस्काउंट दिया और टू सुबोध अकाउंट लिख दिया जाएगा 27,000 रुपये से। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं किया जाता है प्रविष्टि में, लेकिन कैश डिस्काउंट को प्रविष्टि में शो किया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड। एक और उदाहरण देखते हैं। अक्षय को 30,000 रुपये के पूर्ण भुगतान में 28,000 रुपये चुकाए। तो यहाँ पे 30,000 में से पूर्ण भुगतान में यदि 28 चुका रहे हैं तो बाकी के 2,000 रुपये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएंगे, क्योंकि हम अक्षय को भुगतान कर रहे हैं और अक्षय हमें डिस्काउंट दे रहा है, तो ये हमारे लिए डिस्काउंट रिसीव्ड होगा और इसे क्रेडिट किया जाएगा। अक्षय अकाउंट डेबिट 30,000 रुपये टू कैश हमने भुगतान किया 28,000 रुपये और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 2,000 रुपये। इस प्रकार ये प्रविष्टि की जाएगी। एक चीज़ का आप ध्यान यहाँ और रखेंगे, यदि किसी ग्राहक को व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा एक ही ट्रांजैक्शन में साथ साथ दिया जाता है तो सर्वप्रथम हम माल के सूची मूल्य में से ट्रेड डिस्काउंट को घटाएंगे और बचे हुए शेष मूल्य पर ही हमें नगद बट्टे की गणना करनी होगी। जैसे एक उदाहरण देखते हैं हम। सुयश को 20,000 रुपये का नगद माल बेचा। इस पर सुयश को 10% व्यापारिक बट्टा और 5% का नगद बट्टा दिया गया है। इस व्यवहार के लिए हम प्रविष्टि करेंगे। अब यहाँ पर नगद माल 20,000 रुपये का बेचा, जिस पर सुयश को हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये, वह हम माइनस करेंगे तो 18,000 रुपये का कुल ट्रांजैक्शन करेंगे, जिसकी एंट्री हम करेंगे। और अब इस 18,000 पे 5% का कैश डिस्काउंट भी लेस करेंगे तो हमारे पास डिस्काउंट के अंदर 900 रुपये की राशि प्राप्त होती है। हम प्रविष्टि करेंगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, यहाँ पे 900 रुपये और टू सेल्स अकाउंट 18,000 रुपये की कुल प्रविष्टि करेंगे, जिसमें से 900 रुपये हमारे डिस्काउंट के कम हो गए तो 17,100 रुपये हमारे लिए कैश में हमें प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार ये प्रविष्टि हमें करनी है। एक लास्ट पॉइंट और रह गया है जिसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं, बिक्री कर कहते हैं। अगर व्यापारी ग्राहक से विक्रय राशि के साथ साथ बिक्री कर सेल्स टैक्स की राशि भी वसूल करता है तो उसके लिए क्या प्रविष्टि की जाएगी। इसके दो प्रकार हैं। सबसे पहले हम प्रकार ए को देखते हैं कि जब विक्रय कर लिया जाए तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट
डेबिट टू सेल्स अकाउंट और टू सेल्स टैक्स अकाउंट। यानी हमें कुल बिक्री पर, बिक्री अगर मान लो हमारे 18,000 रुपये की है और 2,000 हमने अलग से टैक्स लिया है, तो हम कुल 20,000 रुपये उस व्यक्ति से, ग्राहक से लेंगे। इस प्रकार ये प्रविष्टि होगी। दूसरा प्रकार है हमारे लिए बी पॉइंट, सरकार को बिक्री कर की राशि जमा कराने पर। जब हम पहले वाले में सेल्स टैक्स प्राप्त करते हैं ग्राहक से, तो अब हम उसे सरकार को जमा भी कराएंगे। तो हम लिखेंगे सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट, सरकार को जमा करा रहे हैं, टू कैश अकाउंट। और यहाँ जो राशि टैक्स की थी जैसे कि 2,000 रुपये, वो हम जमा करा देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।